नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम गांधी जी के पूर्ण आदर्श राज, जिसे उन्होंने राम राज्य का नाम दिया था, एवं उनके उप आदर्श राज, जिसे उन्होंने अहिंसात्मक समाज का नाम दिया था, पर चर्चा करेंगे। कल का जो हमारा संवाद था उसमें मैंने आपको बताया था कि गांधी राज्य को एक अनैतिक संस्था या संगठन मानते थे, क्योंकि राज्य के कार्यों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का नाश होता है, ह्रास होता है। राज्य हिंसा और भय पर आधारित संस्था है, जो एक आत्मा विहीन यंत्र है। राज्य के द्वारा शायद ही कोई उत्पादक कार्य या उपयोगी कार्य किया जाता है। इसी कारण गांधी जी एक ऐसे समाज का स्वप्न देखते थे जहां राज्य या तो अस्तित्व में नहीं होगा, या फिर राज्य की उपयोगिता न्यूनतम सीमा तक घट जाएगी। देखिए, कोई भी विचारक हो, जब वो किसी विषय पर विचार देता है और किसी विचार का या किसी प्रचलित संस्था का विरोध या खंडन करता है, तो उसके स्थान पर वो एक विकल्प भी सुझाता है, एक नए नवीन रास्ता भी दिखाता है। जब गांधी जी ने राज्य को एक एक अनैतिक संस्था मानते हुए उसका विरोध किया, तो गांधी जी ने एक राज्य के जो राज्य का विरोध करने के साथ साथ उसकी उसके स्थान पर एक विकल्प का भी सुझाव दिया। और एक ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि गांधी जी ने दो विकल्प सुझाए। एक पूर्ण आदर्श विकल्प, दूसरा अपना उप आदर्श। देखिए, गांधी जी ने जब ये बोला कि राज्य एक अनैतिक संस्था है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का नाश करता है, उसकी सत्ता हिंसा और बल पर आधारित है, तो उनकी मनोवृत्ति थी, उनका मंतव्य ये था कि एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की स्थापना हो जहां राज्य का अस्तित्व ना हो। और ये कार्य कोई बलपूर्वक या हिंसा पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि शैने शैने, आहिस्ते आहिस्ते, क्रमिक रूप से ऐसी व्यवस्था हो कि हर व्यक्ति स्वयं अपनी अंतःप्रेरणा से अनुप्रेरित होकर अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्पादन करे, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, और राज्य की उपयोगिता या तो समाप्त हो जाए या न्यूनतम सीमा तक घट जाए। इसीलिए उन्होंने अपने आदर्श राज्य और अहिंसात्मक राज्य, जिसे उन्होंने उप आदर्श राज्य का नाम दिया है, उसका एक खाचा दिया है। एक गांधी जी का जो पूर्ण आदर्श था, जिसे उन्होंने राम राज्य का नाम दिया था, ये इसको लेकर कई बार श्रोता या विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। वो इसका अर्थ राजा राम या भगवान राम के राज्य से लगाते हैं। गांधी जी ने लिटरली या शाब्दिक रूप से राम राज्य का अर्थ भगवान राम का राज्य नहीं है, बल्कि गांधी जी ने राम राज्य का प्रयोग एक आदर्श रूप में किया है। ये गांधी जी की एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जहां राज्य का अस्तित्व होगा ही नहीं, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, समाज का संगठन पूर्णतः अहिंसक तो होगा, सेना बल प्रयोग करने वाली जैसी संस्थाएं नहीं होगी, विकेंद्रित व्यवस्था होगी। हर व्यक्ति स्वतः ही अपने उत्तरदायित्वों, अपने कर्तव्यों का निष्पादन मिलेगा, सभी को न्याय मिलेगा, स्त्री पुरुष, वृद्ध जवान, अमीर गरीब, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। गांधी जी बोलते हैं कि कुत्ते तक को भी न्याय मिलेगा। ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी व्यवस्था होगी जहां नैतिकता के उच्चतम आदर्श होंगे। ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी होगी, लेकिन और राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। ना केवल राज्य, बल्कि ऐसी किसी भी संस्था का अस्तित्व नहीं होगा जो व्यक्ति की को बाहरी या आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, या व्यक्ति को बाध्य करती है, या व्यक्ति पर अपनी इच्छाएं जबरन थोपती है। व्यक्ति स्वयं ही आत्म प्रेरणा से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेगा। राज्य या सरकार नाम की कोई संस्था नहीं होगी। पर इस तरह गांधी इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरह गांधी जी ने प्लेटो के समान दो आदर्शों की बात की, लेकिन गांधी जी एक यथार्थवादी भी थे। वो जानते थे कि एक
वर्तमान समय में एक ऐसी अवस्था जहां राज्य या सरकार का अस्तित्व नहीं होगा, जहां सेना या पुलिस होगी नहीं, जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का स्वतः ही पालन करेगा, जहां भय, दंड, जुर्माना ऐसी व्यवस्था ही नहीं होगी, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, ये काल्पनिक हो सकती है और शायद व्यवहारिक भी नहीं होगा। इसीलिए उनने रामराज की अपनी आदर्श व्यवस्था का सिद्धांत देने के साथ साथ एक उप आदर्श राज्य, जिसे उन्होंने अहिंसात्मक समाज का नाम दिया है, का भी चित्रण प्रस्तुत किया है। और वस्तुतः क्योंकि रामराज की जो उनकी धारणा थी वो एक काल्पनिक धारणा है, क्योंकि राज्य समाप्त हो जाएगा ऐसा ना तो हुआ है ना होगा। यद्यपि मार्क्स भी राज्यहीन समाज की बात करता है, पर हमने अनेक मार्क्सवादी व्यवस्थाओं में भी देखा है कि राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। राज्य, सरकार और बल प्रयोग करने वाली संस्थाएं, चाहे पुलिस हो चाहे सेना हो, उसका अस्तित्व बना रहा है। तो गांधी जी व्यवहारिक थे, वो जानते थे कि ऐसी अवस्था जहाँ राज्यहीन समाज होगा, सरकार नहीं होगी, कोई बल प्रयोग करने वाली संस्था नहीं होगी, सब व्यक्ति स्वयं अपने उत्तरदायित्वों का निष्पादन करेंगे, दंड, भय जैसी व्यवस्थाएं नहीं होगी, सभी को न्याय मिलेगा, शायद इस समय संभव नहीं। इसीलिए उनने आदर्श राज की व्यवस्था देने के साथ उप आदर्श राज, जिसे उन्होंने अहिंसात्मक समाज का नाम दिया है, उसका व्यापक खाचा दिया है या व्यापक चित्रण किया है। और गांधी जी की धारणा में, क्योंकि अहिंसात्मक समाज एक व्यवहारिक धारणा है और उसके आदर्शों को आदमी प्राप्त कर सकता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि उनका उप आदर्श राज्य, जिसे उन्हें अहिंसात्मक राज्य का नाम दिया है, वो अति महत्वपूर्ण है और हम उसकी विशेषताओं पर ज़्यादा बल देंगे। देखिए, ये जो उनका उप आदर्श राज्य है, जिसे उन्हें अहिंसात्मक राज्य का नाम दिया है, उसकी प्रमुख विशेषता है कि वो अहिंसा पर आधारित होगा। इस राज्य में पुलिस, जल, सेना, न्यायालय आदि जैसी बल प्रयोग करने वाली संस्था तो होगी, फिर भी इन संस्थाओं का उपयोग जनता को या लोगों को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं किया जाएगा, यानी बल्कि उनकी सेवा के लिए किया जाएगा। ये पूर्णतः हिंसक समाज होगा। तो इस मामलों में ये राम राज्य से मैं इनका डिफरेंस भी बताता हूँ। राम राज्य में तो सेना और पुलिस होगी नहीं, स्वयंसेविक संस्थाएं होगी, स्वयंसेवी लोगों का दस्ता होगा। अगर कोई व्यक्ति कानून का हनन करता है तो उसे सत्याग्रह के द्वारा उसका हृदय परिवर्तन किया जाएगा। अगर कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करती है तो सत्याग्रह के माध्यम से उसका अहिंसक विरोध किया जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था रामराज में तो होगी, पर उप आदर्श राज, जिसे उन्हें अहिंसात्मक समाज पे बोला, उसमें नहीं होगी। यद्यपि ये समाज अहिंसा पे तो होगा, लेकिन इसमें सेना भी होगी, इसमें पुलिस भी होगी, इसमें न्यायालय भी होगा, इसमें दंड की भी व्यवस्था होगी, पर इसका स्वरूप ऐसा होगा कि इनके द्वारा आम लोगों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी सेवा के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। दंड केवल व्यक्ति के सुधारात्मक होगा, व्यक्ति के व्यवहार में सुधार करने के लिए होगा। यदि जो सेना है उसका उपयोग दूसरे राष्ट्र को आतंकित करने या उस पर आक्रमण कर साम्राज्यवादी उद्देश्यों की सफलता के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किया जाएगा। यानी क्या डिफरेंस है? राम राज्य में तो ये संस्थाएं होगी नहीं, पुलिस, सेना और ये सब। अहिंसात्मक समाज में होगी तो सही, पर उनका स्वरूप अहिंसात्मक होगा, न्यूनतम होगा और लोगों की सेवा के लिए होगा। दूसरा, इसमें शासन लोकतांत्रिक स्वरूप रहेगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार होगा, बल्कि जनता शासन के संचालन में भी भाग ले सकती है। शासन सत्ता सीमित होगी, सभी शासन के वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। गांव के लोग गांव के प्रतिनिधि चुनेंगे, गांव के प्रतिनिधि जनपद के प्रतिनिधि चुनेंगे, जनपद के प्रतिनिधि प्रांत के प्रतिनिधि चुनेंगे, प्रांत के प्रतिनिधि अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को चुनेंगे। पूरे एक व्यवस्था होगी, जिसे गांधी जी ने मंडल सिद्धांत का नाम दिया, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। सत्ता पूर्णतः विकेंद्रीकृत होगी। पंचायती राज को गांधी जी ने प्रमोट किया, उस पर बल दिया। ग्राम पंचायतें एक गणराज्य के रूप में कार्य करेगी। जो गाँव का जो पूर्ण प्रशासन है, उसमें गांव स्वायत्त होंगे। पंचायतें ही ग्राम स्वराज के लिए उत्तरदायी होंगी और ग्राम पंचायतों को चुनेंगे भी गांव के लोग। और गांव के जो मसले हैं, चाहे गांव के विकास कार्य हों, चाहे गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना हो, चाहे गांव के लोगों के विवादों को सुलझाना हो, ये काम ग्राम पंचायत ही करेगी। सत्ता पूर्णतः विकेंद्रीकृत होगी। केंद्रीय सत्ता गांव की या ग्राम पंचायत के कार्यों में दखल नहीं देगी। इसके अलावा
नागरिकों को अधिकार मिलेंगे, चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी हो, समुदाय मनाने की आज़ादी हो, ये सभी को मिलेंगे। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार के बिना भेदभाव के सभी लोगों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस ऐसी अहिंसात्मक समाज या उप आदर्श में निजी संपत्ति का अस्तित्व रहेगा, किंतु लोग अपनी संपत्ति का उपयोग अपने निजी स्वार्थ या फायदे के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए करेंगे। लोग अपनी आवश्यकताएं सीमित करेंगे। लोग अपनी आवश्यकताओं पर धन खर्च करने के बाद अपने शेष धन को समाज के कल्याण और राज्य की भलाई के लिए लगाएंगे। हर व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य होगा। हर व्यक्ति को अपने भरण पोषण के लिए श्रम या मेहनत करनी ही होगी। समाज में वर्ण व्यवस्था तो होगी। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभाजित तो होगा, किंतु सभी वर्णों को पूर्ण रूप से समान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होंगे। लोग, कोई वर्ण ऊंचा नहीं होगा, कोई वर्ण नीचा नहीं होगा, किसी में ऊंच नीच की भावना नहीं होंगे, अस्पृश्यता नहीं होगी। वर्ण व्यवस्था तो होगी, पर वर्ण व्यवस्था भेदभावकारी नहीं होगी। श्रम का महत्व होगा। कोई भी व्यक्ति कोई सा भी कार्य करे, उससे समान अधिकार, समान अवसर और समान महत्व मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे। उनके अहिंसात्मक या उप आदर्श राज्य में अस्पृश्यता के लिए का कोई स्थान नहीं होगा। अस्पृश्यता पूर्णतः वर्जित होगी। समाज धर्मनिरपेक्ष होगा। यद्यपि धर्म राजनीति में इन्वॉल्व होगा, पर धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं होगा, बल्कि धर्म का अर्थ सेवा से होगा, आचरण के उन नियमों से होगा, या नैतिकता के उन सामान्य सिद्धांतों को होगा जिसको सभी धर्मों में मान्यता दी गई है। चाहे वो समाज कल्याण हो, चाहे वृद्धों की सेवा हो, महिलाओं का सम्मान हो, चाहे वो परोपकार हो, ये सभी जो नैतिकता के सिद्धांत है, वो उस रूप में तो धर्म होगा, राजनीति में इन्वॉल्व होगा, लेकिन धार्मिक आधार पर लोगों में भेदभाव निषेध होगा। इसके अलावा गांधी जी गोवध को का भी निषेध करते थे। उनका मानना था न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी गोवध का निषेध होना चाहिए। इसके अलावा वो मद्य निषेध की भी बात करते थे। उनका मानना था कि मद्य पदार्थों का सेवन व्यक्तियों का चारित्रिक और शारीरिक पतन करता है। उनके आदर्श समाज में मादक पदार्थों का ना उत्पादन होगा, ना उनका विक्रय होगा। सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। उनके आदर्श समाज में गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशाला होगी। सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। उनकी शिक्षा को बुनियादी शिक्षा प्रणाली, नई तालीम भी कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति को शिक्षा मातृभाषा में देने के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी, और सभी को औपचारिक या किताबी शिक्षा के साथ साथ कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई दक्षता वाला कार्य, चाहे वो हो बढ़ाईगिरी, चाहे हो सुनारी का काम, चाहे कोई भी स्किल बेस्ड का नॉलेज भी दी जाएगी, ताकि वो स्वावलंबी बन सके, ताकि वो अपना आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा गांधी जी वसुधैव कुटुंब की धारणा में विश्वास करते थे। उनका आदर्श अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति को प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रों के मध्य शांति, मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित होंगे। कोई भी आदर्श समाज, अहिंसक समाज में सेना का अस्तित्व तो होगा, परंतु उसका स्वरूप आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा के लिए ही होगा। भारी आक्रमण के लिए या दूसरे राष्ट्र को हिंसक करने को, आतंकित करने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस तरह गांधी जी, जो कि सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और अहिंसात्मक कारणों से राज्य का विरोध करते हैं, राज्य की बढ़ती सत्ता को व्यक्ति की चेतना और व्यक्तित्व के दृष्टि से के खतरे के रूप में देखते हैं। एक राज्य को एक अनुपयोगी संस्था मानते हैं। वो राज्य के स्थान पर एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव देते हैं, और वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दो स्तरों पे देते हैं। पहले स्तर, जहाँ पे राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा, जहाँ सेना, न्यायालय, जुर्माना, भय, ऐसी कोई संस्थाएं नहीं होगी।
जहाँ हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, जिसे उन्होंने राम राज्य का नाम दिया। तो एक ऐसी आदर्श व्यवस्था, पूर्ण आदर्श व्यवस्था राम राज्य, जहाँ राज्य, न केवल राज्य बल्कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जो व्यक्ति को भारी या आंतरिक रूप से उसकी स्वराज उसकी चेतना पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाती है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं होगी, बाध्यकारी संस्था नहीं होगी। लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वो एक उप आदर्श राज्य का भी खांचा देते हैं, जहाँ राज्य तो होगा पर उसका कार्यक्षेत्र न्यूनतम होगा, यानी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और ऐसा उप आदर्श राज्य जिसे उन्होंने हिंसात्मक समाज का नाम दिया, उसमें शासन लोकतांत्रिक होगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा, बड़े बड़े उद्योग नहीं होंगे, बड़े बड़े कारखाने नहीं होंगे, बल्कि ग्राम अर्थव्यवस्था के आदर्श होगा। गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग होंगे, और कुटीर उद्योगों के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाएगा कि हर गांव, हर परिवार आत्मनिर्भर बन पाए, गांव गांव से शहरों में पलायन रुके। नागरिक अधिकार होंगे, निजी संपत्ति तो होगी, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाएगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, अस्पृश्यता नहीं होगी, मद्य निषेध नहीं होगा, सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, गोवध का निषेध होगा, धर्मनिरपेक्ष समाज होगा, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति की नीति का अनुसरण किया जाएगा। संक्षेप में, गांधी जी का उपादर्श राज्य एक ऐसे समाज की बात करता है जहां गांव एक आत्मनिर्भर गणराज्य के समान होंगे, जहां पंचायतें गांव के स्थानीय प्रशासन में पूर्णतः स्वायत्त और स्वतंत्र होगी, जहां गांव के विवाद शांतिपूर्ण ढंग से गांव में ही हल हो जाएंगे। गांव के प्रशासन में केंद्र के द्वारा बहुत कम हस्तक्षेप किया जाएगा। सेनाएं और पुलिस जैसी बल प्रयोग संस्थाएं नाम मात्र की होगी, और इसका स्वरूप लोगों की सेवा के लिए होगा, न कि उन्हें भयकांत करने के लिए। साथ ही गांव के प्रतिनिधि एक क्रियात्मक संबंध द्वारा अपने जनपद और जनपद के प्रतिनिधि प्रांत के प्रतिनिधियों को, प्रांत के प्रतिनिधि केंद्र के प्रतिनिधियों को चुनेंगे, और समाज का पूरा स्वरूप अहिंसात्मक ही होगा। तो ये गांधी जी का आदर्श राज, रामराज और उप आदर्श राज अहिंसात्मक समाज है। इस संबंध में आपके कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको आज का जो टॉपिक है वो रोचक लगा होगा। धन्यवाद।